हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एज यू ऑल नो कि हम डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्ट हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा मेन फोकस है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्टार्ट में हमने नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन पढ़े कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू बाइनरी नंबर। इसके बाद कंप्लीमेंट्स पढ़े और फिर लॉजिक गेट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा, जिसमें हम ये जानेंगे कि बुलियन अलजेब्रा है क्या और हम इसको क्यों इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने वीडियो को फुल अटेंटिव होकर देखना है और पूरा देखना है ताकि आपको सही से समझ आ सके और जितने आपके डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बुलियन अलजेब्रा एक ब्रांच है अलजेब्रा का जिसमें वेरिएबल के सिर्फ दो वैल्यू होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसको हम यूजुअली 10 से भी डिनोट करते हैं। अलजेब्रा का ये ब्रांच 1847 में जॉर्ज बुल ने इंट्रोड्यूस किया था और जब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ यानी बुलियन अलजेब्रा, तो उस टाइम पे करंट और लॉजिक गेट्स का कोई वजूद नहीं था, मतलब करंट वोल्टेज या लॉजिक गेट्स डेवलप नहीं हुए थे। फिर 83 इयर्स बाद क्लाउड शेनन जब स्विचिंग सर्किट स्टडी कर रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये तो सारे के सारे बुलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर होते हैं और ट्रांजिस्टर के स्विचिंग और ऑन ऑफ से क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो क्लाउड शेनन ने ये ऑब्जर्व किया कि 1847 में जो लॉज जॉर्ज बुल ने इंट्रोड्यूस किए थे वो बिल्कुल यहाँ फिट हो रहे हैं और फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उसके बाद फिर उसने ऐसे गेट्स डेवलप किए जो बुलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल और लॉज को कंप्लीटली फॉलो कर सके। And hence he developed switching theory which is completely based on Boolean algebra। इसका मतलब ये है कि बुलियन अलजेब्रा डीएलडी से या डिजिटल सर्किट से 83 इयर्स पहले जॉर्ज बुल ने इंट्रोड्यूस किया था। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा कि बुलियन अलजेब्रा मैथ्स यानी अलजेब्रा का ब्रांच है, तो हम ये डीएलडी यानी डिजिटल लॉजिक इन डिजाइन में क्यों पढ़ते हैं, हमें इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ती है? बिकॉज इट इज द सेट ऑफ रूल, ये सेट ऑफ रूल्स है ये बुलियन अलजेब्रा, जो कि हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, सिंप्लीफाई करेंगे इससे एक्सप्रेशन या लॉजिक सर्किट्स विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी। उनके आउटपुट्स को चेंज किए बगैर, उनके फंक्शनैलिटी को चेंज किए बगैर हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे किस चीज को यूज करके, सेट ऑफ रूल्स जो कि जॉर्ज बुल ने बनाए थे। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी और प्लस ए बी। अब ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है बुलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करके और इससे हमने ये वाला जो इक्वेशन है ये बनाया है। एज्यूम करो ये है ए, ये है बी और ये है क्या, सी। ये इनपुट हो गए। सबसे पहला है ए कंप्लीमेंट, तो ये हो गया ए कंप्लीमेंट और फिर इसको बी के साथ एंड किया है, सो ये हो जाएगा क्या, बी। राइट, फिर जो है बी सी है तो ये लेट सपोज सी और ये क्या है, ये है बी, ये भी एंड हो रहा है। फिर है ए बी सी तो ये हो जाएगा ए, ये है बी और ये है सी, ये भी एंड हो रहे हैं। और फिर ए बी तो ये है ए और ये है बी और ये भी एंड हो रहे हैं। फिर इन ये सारे जो है ये क्या है, फिर ये सारे जो है वो और हो रहे हैं, तो इससे यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो y होगा। और अब ऑन अदर हैंड इस सर्किट को देख लो, ये है a b और c, तो b और c एंड हो रहे हैं और फिर ये a के साथ जो है क्या हो रहा है, और इससे भी
आउटपुट y आ गया है। सो अब ये आउटपुट और ये आउटपुट इक्वल है, लेकिन ये सर्किटरी आप देख लो और ये सर्किटरी आप देखो, यहाँ पर कॉस्ट भी कम आया है, स्पेस भी ये कम ऑक्युपाई करता है और सिंपल भी है। ये जो है कॉस्ट भी इस पे ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें गेट ज्यादा यूज हुए, आईसी ज्यादा यूज होंगे, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसके जो है स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। तो हर कोई इस सर्किट को जो है वो प्रेफर करेगा। तो बुलियन अलजेब्रा हम इसलिए डीएलडी में पढ़ते हैं कि जो बड़े सर्किट्स है या बड़े एक्सप्रेशंस है या इक्वेशंस है उनको हम सिंप्लीफाई कर सके। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए जरूरी है कि आपको सेट ऑफ रूल्स आने चाहिए जो कि जॉर्ज बुल ने बनाए हैं। अब वो सेट ऑफ रूल्स क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये पहले 4 जो है आइडेम्पोटेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इवोल्यूशन लॉ, ये तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये बाकी जो 4 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि फिर जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे और आपको सही से समझ नहीं आएगी। और अगर मैं इन सबको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके करूंगा तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और आप लोगों को जो है वो याद भी हो जाएगी। तो इसलिए हम ये बेसिक्स 4 करते हैं और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि जब एक वेरिएबल एंड हो रहा है विद इट सेल्फ, खुद में जो है वो एंड हो रहा है, तो उससे वही वेरिएबल आ जाएगा। किस तरह? अगर ये ए है और ये एंड हो रहा है विद इट सेल्फ, देखो ये एंड हो रहा है खुद के साथ, तो इससे यही ए आउटपुट में हमें मिलेगा। किस तरह? अगर ये 0 है, अब ये यहाँ पर डॉट का मतलब है एंड गेट, आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए, एंड गेट, और यहाँ पर जो प्लस है उसका मतलब है और गेट। सेकंड बात, अगर मैं आप लोगों को प्लस कहूं या मैं कहूं कि प्लस करो या मैं कहूं कि ऐड करो, तो इसका मतलब ये है कि मैं और गेट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि डॉट कहूं या मैं कहूं कि मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब मैं एंड गेट की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल वाला ऐड या मल्टीप्लाई नहीं, एंड गेट की बात कर रहा हूं। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा मतलब एंड होगा, तो इससे ए आएगा। किस तरह? लेट्स सपोज ये 0 है, सो 0 इंटू 0 से आता है 0 और 1 इंटू 1 से आएगा 1। अब देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने लॉजिक गेट्स को सही से समझना है, फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए। अगर आपको लॉजिक गेट्स नहीं आते तो इस वीडियो को आप यहाँ पर स्किप करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है लॉजिक गेट्स का, आप पहले लॉजिक गेट्स देख लो, लॉजिक गेट्स अच्छी तरह समझो, उन पे प्रैक्टिस करो और फिर इस वीडियो को जो है आप देख लो। अगर आपको लॉजिक गेट्स सही से समझ नहीं आती, उनके ट्रुथ टेबल्स आपको नहीं आते, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है और मैं ये क्या कर रहा हूं। राइट? तो अब देखो एंड गेट क्या कहता है। एंड गेट कहता है कि एनी ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो। अगर ये 0 है तो ये 0 होगा। ऑल इनपुट जब हाई है तो ये आउटपुट हाई होगा। अब 1 1 दोनों हाई है तो ये हाई होगा। अब यहाँ पर ये ए 0 था तो 0, 1 था तो 1, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम इस पे आते हैं। अगर एक वेरिएबल और हो रहा है या ऐड हो रहा है विद इट सेल्फ, तो इससे ए आ जाएगा। किस तरह? अगर ये ए 0 है, सो 0 प्लस 0 से आएगा 0। अगर 1 है सो 1 प्लस 1 से आएगा 1। राइट? क्योंकि और गेट हमने पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि जब ऑल इनपुट इज 0 आउटपुट इज 0, और जब एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। तो अब यहाँ पर दोनों हाई है तो इसका मतलब कि ये हाई। अब हम नेक्स्ट जाते हैं आइडेंटिटी लॉ पे। आइडेंटिटी लॉ, अब देखो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर है और गेट और यहाँ पर भी है और गेट। पहले और गेट वाले को देखते हैं। जब एक वेरिएबल के साथ मैं यहाँ पर 8 कह रहा हूं तो 8 का मतलब है कि मैं कह रहा हूं और गेट को, और जब मैं कहूंगा कि मल्टीप्लाई तो इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं एंड गेट। तो अब देखो ये ऐड हो रहा है 0 के साथ, ये डिपेंड करेगा उस वेरिएबल पे। अगर ये 0 है तो 0 के साथ जब 0 ऐड होगा तो इससे आंसर भी 0 आएगा। लेकिन अगर ये 1 है और ये 0 है तो इससे 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि any of the input is high, the output will be high,
इफ द गेट इज और गेट में जो है अगर एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हाई होगा। इसका आपको समझ आ गया। अब यहां पर जो है एड हो रहा है 1, तो जब 1 एड हो रहा है तो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। तो यहां पर ऑलरेडी एक इनपुट हाई है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये हाई है या नहीं है, यहां पर 1 लगेगा। अगर ये 0 है सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और अगर ये 1 है सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ये ए, लेट सपोज इसके साथ यहां पर मैं और भी वेरिएबल को ऐड करता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट और प्लस ए, तब भी जो है अगर यहां पर 1 है तो इससे 1 आ जाएगा। ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है अगर इसके साथ 1 ऐड हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करता, ये फिर जो है हम 1 लिखते हैं, इनको फिर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। जब एक एक्सप्रेशन के साथ या जो है एक वेरिएबल के साथ 1 ऐड हो रहा है या और हो रहा है तो उसका आउटपुट 1 होगा। इसका आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं एंड गेट की तरफ। जब एक वेरिएबल 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो डिपेंड करता है किस चीज पे, इस वेरिएबल पे। अगर यहाँ पर 0 है सो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर 1 है सो 1 इंटू 1 1। इसका आपको समझ आ गया। 0 एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है या एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पर कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो लेकिन वो एंड हो रहा है 0 के साथ तो उसका आउटपुट 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंड गेट में हमने पढ़ा था कि एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक 0 है तो इसका मतलब आउटपुट 0 होगा। अब है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट तो हमें पता है कि 0 का कंप्लीमेंट 1 होता है और 1 का कंप्लीमेंट 0 होता है। अब अगर एक वेरिएबल अपने कंप्लीमेंट के साथ एंड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो इससे क्या आता है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है या एंड हो रहा है, एंड ए एंड डी। तो जब एक वेरिएबल अपने कंप्लीमेंट के साथ एंड होता है तो उससे 0 आता है। 0 क्यों आता है? अगर ये 0 है तो इसका कंप्लीमेंट 1 होगा तो ये 0, अगर एक ये 1 है तो इसका कंप्लीमेंट 0 होगा फिर भी 0। सेम इसी तरह अगर यहां पर हम देखें तो जब एक वेरिएबल अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड होता है या और होता है तो उससे 1 आता है। 1 क्यों आता है? अगर ये 0 है तो इसके साथ 1 ऐड होगा क्योंकि इसका कंप्लीमेंट 1 है तो इससे 1, अगर ये 1 है तो इसका कंप्लीमेंट जो है वो 0 होगा और फिर भी 1 आ जाएगा, राइट। इसका भी आप लोगों को समझ आ गया। अब हम इन्वोल्यूशन लॉ जो है वो देखते हैं। इन्वोल्यूशन लॉ में कहता है कि अगर एक वेरिएबल का 2 बार कंप्लीमेंट हम लेंगे तो उससे वही वेरिएबल आएगा। तो 2 बार कंप्लीमेंट का मतलब अगर ये 0 है तो 0 कंप्लीमेंट से आता है 1 और फिर जब इसी 1 का हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उससे 0 आएगा। तो जब 2 बार कंप्लीमेंट लिया तो 0 से 0, अब 1 का कंप्लीमेंट है 0 और अगर मैं इस 0 का कंप्लीमेंट लूँ दोबारा तो इससे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब कि अगर एक वेरिएबल का हम 2 बार कंप्लीमेंट लेंगे तो इससे ये चीज बन जाएगा वापस वही वेरिएबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों पढ़े, ये तो इतने बड़े मुश्किल लाज नहीं थे, ये सेट ऑफ रूल्स है, ये हमने क्यों पढ़े मैं आप लोगों को अभी जो है प्रैक्टिकल समझाता हूं। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है कि ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी सी और प्लस बी सी और लास्ट में जो है मैं लिख लूं कि ए और सी। अगर ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? अब देखो मैं ए बी को अपनी जगह पर लिखता हूं प्लस इसको भी अपनी जगह पर लिखता हूं ए कंप्लीमेंट सी प्लस अब इसमें ये बी सी कॉमन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। सो इसमें मैं क्या करता हूं कि बी सी को कॉमन करता हूं तो इससे आ जाएगा ए प्लस 1 प्लस ए सी। तो अब a प्लस 1 से क्या आता है 1, हमने अभी पढ़ा। तो क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस ए सी और प्लस इससे क्या आ जाएगा बी सी और प्लस ये ए सी। अब यहां पर देखो ए सी और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है सी और इसमें क्या कॉमन है बी। सो अगर ये बी है तो ये क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर ए रह जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी प्लस सी।
अब यहाँ पर c कॉमन है, सो प्लस c, इससे आ जाएगा a कंप्लीमेंट प्लस a। अब b a प्लस c, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने इसको वैसे फजूल में कॉमन लिया है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, इससे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पर एक वेरिएबल अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड होता है तो इससे 1 आता है, तो इससे जब 1 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, और फिर इसके साथ ये एंड हो रहा है तो इससे दोबारा सी आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये है सी, राइट। अब जो है क्या होगा कि मैं सी को कॉमन करता हूं यहां पर, तो जब मैं यहां पर सी को कॉमन करूंगा तो ए बी प्लस सी को कॉमन किया तो b प्लस 1 आ जाएगा, और जब b प्लस 1 होगा सो b प्लस 1 से आता है 1, क्योंकि यहाँ पर एक 1 ऐड हो रहा है तो इससे आंसर 1 आएगा, तो इससे आ जाएगा c। अब इसका आउटपुट क्या है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। तो अब ये इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, ये हमने सिंप्लीफाई किया। तो अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने इतने छोटे एक्सप्रेशन में क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह हम बड़े इक्वेशंस को जो है सिंप्लीफाई करता है इन छोटे छोटे रूल्स को यूज करके, राइट। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम किस तरह जो है एक बड़े इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं और इससे हम फिर छोटा एक्सप्रेशन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ये जो बाकी 4 लॉज है, वो मैं ट्राई करूंगा कि इन सब को मैं एक एक वीडियो में जो है कवर करूंगा ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके, राइट। तो अगर इस वीडियो में आपको मसला है, इस लेक्चर में आपको मसला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई, या मैं यहाँ पर सही से समझा नहीं हूँ, या मुझे यहाँ पर मसला पेश आया है, या मैं जो है आप लोगों को सही अगर नहीं समझा सका हूँ, या मुझसे कोई स्टेप रह गया है, या कोई चीज़ जो है मैं मुश्किल अल्फाज में समझाया हूँ, आप चाहते हैं कि मैं उसको और भी सिंपल समझा सकूँ, तो बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना और डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट्स है, आपके प्रॉब्लम्स है, वो जो है मैं क्लियर करा सकूं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।